हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसको हम नीड एंड इम्पॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीएफ। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिए आप। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो बच्चे सीटेट कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, बीएड, एमएड, तो उनकी क्या है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो बच्चे यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको ज़रूर देखें। आपको जो भी आपका कोर्स कंटेंट है वो पूरा मिल जाएगा। और देखिए, जो वीडियोस मैं बनाती हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाती हूँ, ताकि आपको समझ में ईजिली आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं आज, मैं आप लोगों के साथ में कर रही हूँ, व्हाट इज़ एनसीएफ एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। तो देखिए, ये आपके लिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। और जो बीएड के बच्चे हैं, बीएड और एमएड के बच्चे, तो उनके लिए ये पूरा डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको डिटेल में आंसर लिखना होता है। तो आप 6 पेज का आंसर तभी लिख सकते हैं जब आपको पता हो कि पॉइंट्स किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो उनके लिए अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे डीएड, बीएड और एमएड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हम इसको। और एनसीएफ 1975 जो हमारा फर्स्ट एनसीएफ था वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। एनसीएफ 1988 में आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ सेकेंड एनसीएफ। और आपका एनसीएफ 2005 में ऑलरेडी पहले ही शेयर कर चुकी थी। तो ये और आने वाली वीडियोस में आपके साथ में और भी मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस लाने वाली हूँ। और ये सभी जो वीडियोस हैं, ये सभी बच्चों के लिए जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो इनको आप अच्छे से देखें, सुने और समझें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम आज। तो देखिए, एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना। तो क्या इसके अंदर होता है और किस तरीके, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना। तो इसके लिए मैंने अलग से ही इसलिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि बच्चों को ये कंफर्म हो जाए। क्योंकि जो एनसीएफ 1975 उसके रिकमेंडेशन जो है, मेन जो मुख्य बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और 1988 के भी कर चुकी हूँ, 2005 भी ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो इनको अच्छे से आप समझिए। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आर सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न इन ईच सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड लेवल। यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, यानी जो भी मानक और दिशा निर्देश होते हैं उनका एक सेट है, एक समूह है ये, जिसमें क्या होता है कि सभी आपको लोगों को निर्देशन दिए होते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कि क्या पढ़ना है पूरे साल में, टीचर को किस तरीके से पढ़ाना है। एंड व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर एक बच्चे को एक एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ये नहीं कि सभी सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का इसमें डिस्क्रिप्शन होता है। एंड ग्रेड लेवल, यानी कि हर एक स्तर पर, जैसे कि फर्स्ट क्लास के बच्चे का अलग है, सेकंड क्लास के बच्चे का अलग होगा, थर्ड क्लास के बच्चे का अलग होगा। तो ये क्या, हर एक ग्रेड लेवल पर अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, उसी का जो पूरा डिटेल होता है वही एनसीएफ है। और जो एनसीएफ है वो हमेशा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो ये भी हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। एनसीएफ आर डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी शिक्षा केंद्र है, वही इसको क्या है, डेवलप भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, यानी विकास भी उसका कर रहे हैं, उसको क्रियान्वयन भी कर रहे हैं आगे। एंड सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर स्कूल्स एंड टीचर्स। और क्या है ये, स्कूल एंड टीचर्स के लिए क्या है, एक ब्लूप्रिंट सर्व करते हैं। ब्लूप्रिंट क्या, कि एक तरीके से उन्होंने नक्शा बना दिया है पूरे साल का, कि आपको इस तरीके से काम करना है। मेन मेन जो बातें हैं वो उनको बता दी गई हैं, कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, ये भी पूरा उसके अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क is one that defines the overall goals, plans, arrangements and practices in education।
यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना है, ये क्या बताती है? ये बताती है जो भी एजुकेशन के ओवरऑल गोल्स हैं, यानी लक्ष्य हैं, प्लान्स हैं, यानी कि योजनाएं हैं कि क्या क्या किस तरीके से हम योजना बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वो सब इसके अंदर होता है। अरेंजमेंट्स, जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो इसके अंदर होते हैं, यानी कि इसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि क्या क्या काम होना है एजुकेशन के अंदर। तो एक तरीके से सब कुछ इसके अंदर डिफाइन हो रहा है एनसीएफ के अंदर। लक्ष्य भी हो रहे हैं आप लोगों के, योजनाएं भी हो रही हैं, अरेंजमेंट्स यानी कि प्रबंधन, क्या किस किस चीज़ का प्रबंध होना चाहिए, और इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस यानी काम होने चाहिए। तो सब कुछ इसके अंदर क्या है, एक्सप्लेन किया होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 4th पॉइंट, इट शेप्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंट्री। यानी कि इससे क्या होता है, जो हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या है, उनके जो अनुभव है, उन अनुभव किससे, शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी अनुभव हैं उनको ये क्या करता है, एक शेप देता है, एक आकार देता है, ताकि बच्चे अच्छा अनुभव कर सकें, शिक्षा से अच्छी चीज़ें सीख सकें, तभी वो उसको आगे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 5th पॉइंट, इट इज़ नीडेड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ एरियाज ऑफ लर्निंग सच एज लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, वोकेशनल स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एट्सेट्रा। यानी क्या है कि वो ज़रूरत है एनसीएफ की, एनसीएफ की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें क्या है, हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, विवरण होता है, जो अधिगम से जुड़ी हुई होती है, जो लर्निंग से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि लैंग्वेजेस, एजुकेशन में हम क्या सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं अलग अलग, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, आपकी संस्कृत है, कुछ बच्चे फ्रेंच सीख रहे हैं, कुछ स्पेनिश सीख रहे हैं। तो ये सब कुछ लैंग्वेजेस किसके थ्रू सीखी जा रही है, ये एजुकेशन के थ्रू ही सीखी जा रही है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं कि बच्चों को क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ने हैं, जैसे कि एसएसटी पढ़ना है बच्चे को, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इसमें अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं आपके, तो उनको किस तरीके से पढ़ना है। वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन देते हैं हम किस बेस पे देते हैं, वोकेशनलाइजेशन के लिए हम देते हैं, जिसमें कि व्यवसायीकरण हो सके, यानी कि बच्चे अच्छे व्यवसायों को चुन सकें, उन चीज़ों, उस ज्ञान लेके, उस एजुकेशन को लेकर। इसके अलावा जो बच्चों का स्किल्स है, एटीट्यूड्स है, यानी अभिवृत्ति है, उसका विकास अच्छे से हो सके, और वैल्यूज़ बच्चों के अंदर आ सके, बच्चों के अंदर जैसे नैतिक, हम बोलते हैं ना, नैतिक वैल्यू आना, नैतिक मूल्यों का होना, तो मूल्यों का इसमें विकास होता है। स्पोर्ट्स गेम्स की इसमें बात होती है कि बच्चों को कौन कौन से स्पोर्ट्स कराए जाने चाहिए, क्या क्या आर्ट्स इसके अंदर होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ का विवरण पत्र होता है एक तरीके से एनसीएफ कि उसमें क्या क्या होना है। एक स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सब एनसीएफ में दी होती है कि आपको एक स्कूल के अंदर, एक विद्यालय के अंदर ये चीज़ें बच्चों को करानी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर लर्निंग सच एज हाउ लर्निंग आउटकम्स विल बी डिफाइंड एंड व्हाट दे शुड इंक्लूड। यानी कि इसमें क्या है, ये एक तरीके से सेट होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें ये क्या होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर लर्निंग, यानी कि जो भी बच्चा अधिगम कर रहा है उसका क्या मानक होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि हाउ लर्निंग आउटकम्स विल बी डिफाइंड, यानी कि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही उसको सीखकर। टीचर ने तो सिखा दिया, उससे बच्चे ने कितना सीखा, है ना। तो उनको, इसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं, कि अधिगम से बच्चा ने जो ज्ञान लिया है उससे का वो यूज़ किस तरीके से कर रहा है ना। और उसके अंदर और क्या जुड़ाया जाना चाहिए उस करिकुलम के अंदर, या जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अंदर, या हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें ऐसा क्या जोड़े कि बच्चे के जो लर्निंग आउटकम्स है वो और अच्छे हो जाएं। तो ये सब क्या होता है, इसके अंदर एनसीएफ के अंदर होता है, मेंशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7th पॉइंट। देखिए 7th पॉइंट में आपको दिया हुआ है, इट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे कंटेंट के लिए भी स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, मानक सेट किए जा रहे हैं। कंटेंट क्या होता है, पाठ्य सामग्री, की बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है हमें, है ना। तो वो एक तरीके से इसको सेट करता है, उसके बारे में बताता है कि क्या क्या पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। एज वॉट अ स्टूडेंट इज सपोज टू लर्न, जिससे कि पता चलता है कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, बच्चे के द्वारा क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो वो चीज़ होता है एंड विल बी एबल टू डू, जिससे कि वो उन चीज़ों को कर भी सके। अगर आप एक 1st क्लास के बच्चे को 10th क्लास के लेवल का कुछ आप करवा देंगे एक्टिविटी, तो क्या वो उसको एबल होगा करने के लिए, वो एबल नहीं होगा। तो जिस स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसको आप वैसी ही एक्टिविटी कराते हैं जिसको वो अच्छे से सीख भी पाए, लर्न कर पाए, और उसको वो आगे जाके करके दोबारा करने के लिए भी एबल हो पाए, है ना, योग्य बन पाए। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। नेक्स्ट है इसमें 8th पॉइंट,
इट टेक्स डिसीजन अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि अब यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या क्या इसके अंदर होनी चाहिए। अब सामग्री में क्या आ जाता है, बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे कि बुक्स आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो, जो कंटेंट पढ़ा रहे हो वो क्या क्या है। सच एज कोर मटेरियल टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, यानी कि कोर मटेरियल जिसके अंदर सारी मटेरियल्स है, जिसके अंदर सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आ रहे हैं, जैसे बुक्स है, टेक्स्ट बुक, सारी टेक्स्ट बुक आ रही है। तो ये टेक्स्ट बुक किस तरीके से उसका विकास किया जाना है वो भी कौन डिसाइड करता है, एनसीएफ करती है, क्योंकि पाठ्यक्रम का सारा काम किसका है, एनसीएफ का है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, इसलिए उसका नाम भी है ना, क्योंकि वो क्या है, वही उसको डिसाइड करती है कि बुक्स किस तरीके की होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा नेशनल लेवल पर चलता है वो एनसीईआरटी चलता है, और एनसीईआरटी ही एनसीएफ लाती है ना। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वही बच्चों को पढ़ाई जाती है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वो क्या है, वो टेक्स्ट बुक है जो डेवलप की गई है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए। एंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल, और इसके साथ ही सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल भी ऐड ऑन किए जाते हैं जो एजुकेशन है उसके अंदर, ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ पाएँ। तो सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल का मतलब होता है पूरक शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 9th पॉइंट है हमारा, इट सजेस्ट दैट हाउ स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि ये बताता है एनसीएफ कि किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। हाउ टीचर्स टीच, यानी कि जो टीचर है वो किस तरीके से पढ़ाएंगे। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना है। आर्ट एंड स्पोर्ट्स का पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि बच्चों को किस तरीके से स्पोर्ट्स कराए जाने हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जानी है। प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि साइंस प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, तो वो सभी क्या होती हैं, इसमें डिफाइंड होती है। इसमें सजेस्ट किया गया होता है कि इस तरीके से टीचर जो भी पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट हो उसको बच्चों को सिखा सकती है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ का भी यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें 10th पॉइंट, इट सजेस्ट दैट हाउ द करिकुलम विल बी मेजर्ड एंड असेस्ड इफ स्टूडेंट्स हैज़ लर्नड पैटर्न ऑफ क्यूपीज, यानी क्वेश्चन पेपर्स एंड एग्जाम्स। यानी ये भी सजेस्ट करता है इसके अंदर कि जो करिकुलम है वो कैसे मेजर्ड होना है, कैसे असेस्ड होना है, यानी उसका आकलन किस तरीके से किया जाए। और आकलन किस चीज़ का, कि बच्चे ने क्या सीखा है, जैसे कि पूरे साल में या 3 महीने में, 4 महीने में बच्चे ने जो भी कुछ सीखा उसका आप मेजर किस तरीके से करेंगे, उसको असेस किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरीके से होना चाहिए, एग्जाम्स कब होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। तो ये सब भी क्या है, एनसीएफ सजेस्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11th पॉइंट। 11th पॉइंट है, इट हेल्प्स रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट इन स्कूल, यानी कि क्या है, जो एनसीएफ है ये हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट में स्कूल में। क्योंकि देखिए स्कूल के अंदर जो भी काम हो रहा है सब टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, कि आपको अगर एक दिन में आपको 7 घंटे आप स्कूल में बिता रहे हैं, तो 7 घंटे में भी कितने पीरियड्स होने चाहिए, किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए, मंथली किस तरीके से काम होना चाहिए स्कूल के अंदर, वीकली किस तरीके से काम होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें क्या हेल्प करता है एनसीएफ। इन्वॉल्विंग लोकल आर्टिशंस एंड कम्युनिटी मेंबर्स, यानी कि इसमें क्या है, अलग अलग जो आर्टिशंस होते हैं, कारीगर होते हैं, जो स्थानीय होते हैं, यानी कि एक तरीके से स्थानीय लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, कि स्थानीय लोगों को और जो आपकी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको आप क्या है यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, गेम बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, इसके साथ साथ किस चीज़ को आप देख रहे हैं, किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा है एनसीएफ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हेल्प कर रहा है कि किस तरीके से बच्चे प्रोजेक्ट के थ्रू सीख सकते हैं। गेम बेस्ड लर्निंग किस तरीके से हो सकती है, जैसे कि बच्चे गेम्स के थ्रू सीख सकें। प्ले बेस्ड लर्निंग, जिसमें कि बच्चे क्या है प्ले मेथड से ईजिली सीख सकें। तो ये क्या है, अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि इसमें भी क्या है एनसीएफ हेल्प करता है कि आप बच्चे को किस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें 12th। तो देखिए 12th के अंदर है आपको दिया हुआ है, द एनसीएफ एम्फसाइजेज द इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। यानी कि जो एनसीएफ है इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है
कि जो बच्चों की साइंस की नॉलेज है वो अच्छे से उसको समझ पाए, मैथमेटिक्स की नॉलेज अच्छे से बच्चे ले पाए, टेक्नोलॉजी को समझ पाए, तकनीकों को समझ पाए, एंड सोशल साइंस यानी कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, समाज है, उसके बारे में भी बच्चों को नॉलेज मिल पाए। तो इन सब चीज़ों की जब नॉलेज मिल जाएगी बच्चों को तो क्या होता है, इससे बच्चों में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से आती है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी कि जिससे कि क्या है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ सके। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि अलग अलग चीज़ों को एक चीज़ को 10 तरीके से सोचना, और अलग अलग चीज़ों में भी आप क्या है, अलग अलग अपने थॉट्स ला पा रहे हैं। तो हर तरीके से आप किसी चीज़ के बारे में जब सोच पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करना बच्चों को आने लगता है, क्योंकि बच्चे समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, अपने अनुभवों से सीख सकते हैं, और अनुभव उनको एजुकेशन से मिलते हैं, एक्सपीरियंस उनको एजुकेशन से मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 पॉइंट। इट रिकमेंड्स challenging tasks that require student to apply scientific concepts in real life situations, यानी कि ये क्या रिकमेंड्स करते हैं, ये अलग अलग चैलेंजिंग टास्क को रिकमेंड्स करते हैं, यानी कि चैलेंज करना, एक चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं, गतिविधियां होती हैं बच्चों को दी जाती हैं, जिससे कि बच्चे अपनी साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं यानी कि वैज्ञानिक जो संप्रत्यय है, वैज्ञानिक नॉलेज है, उसको क्या रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ कर सकें। रियल लाइफ में हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसमें हम यूज़ कर सकें अपनी जो साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको। नेक्स्ट आ जाता है 14th पॉइंट। तो देखिए 14th पॉइंट में आपको दिया हुआ है, द एनसीएफ हैज़ एम्ड एट ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम बाय क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्रू डेवलपिंग अ लर्नर सेंट्रिक करिकुलम, यानी कि जो एनसीएफ का एम है, लक्ष्य है, वो क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या आ सके, रिफॉर्म्स आ सके, कुछ अलग अलग चेंजेस आ सके, जिससे कि हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव लर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, रचनावाद अधिगम, यानी जिसमें ऐसा अधिगम जिसमें कि बच्चे खुद से चीज़ों को करके सीखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रचनावाद अधिगम बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्रू डेवलपिंग अ लर्नर सेंट्रिक करिकुलम, और ये कैसे आ सकता है, जब हम एक लर्नर सेंट्रिक करिकुलम बनाते हैं, यानी कि हम क्या बना रहे हैं, बाल केंद्रित एजुकेशन बना रहे हैं, शिक्षा बना रहे हैं, पाठ्यक्रम बना रहे हैं, यानी कि बच्चे को हम आधार रख रहे हैं इसके अंदर कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है और जा रहा है, इसमें बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, इस पर हमें मेन ध्यान देना है, मेन फोकस करना है। तो ये हमारे एनसीएफ की बेनिफिट्स, नीड्स और इम्पोर्टेंस हम इसको बोल सकते हैं। तो आप इनको एग्जाम में, जो बच्चे डीएड, बीएड और एमएड कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है, तो उनको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए किस तरीके से पॉइंट्स को लिखना है और क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के साथ में इसको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं, और जो भी प्रीवियस एनसीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखिए कंटेम्प्रेरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पे आप जाएंगे तो आपको सारे उसमें भी सब मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अलग से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों तक भी नॉलेज पहुंच पाए। तो इसी तरह की वीडियोस लेके जल्द ही आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।